पाकिस्तान हैज वर्ल्ड्स वीकेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम। कि आपके ही मुल्क में एक सूबा ऐसा है कि जहां पर प्राइमरी स्कूल्स में 95% से ज्यादा स्कूल्स में कंप्यूटर लैब तक मौजूद नहीं। मोर देन 50% स्कूल्स में तो फंक्शनल टॉयलेट्स तक मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 2025 में भी एक मुल्क ऐसा है जिसकी कुल आबादी 24 करोड़ है और इन 24 करोड़ में से 2 करोड़ 80 लाख से जायद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। ये मुल्क हमारा प्यारा पाकिस्तान है। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि इस बात को कंफर्म यूनेस्को भी करता है, जिसका मेंबर पाकिस्तान 1949 में ही बन गया था। ये कोई छोटी तादाद नहीं है बल्कि ये अराउंड 44% पॉपुलेशन है उन बच्चों की जिनकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। ऑलमोस्ट आप समझे 50% के करीब। 2 करोड़ 80 लाख, ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क की कुल आबादी इतनी ही है। ये इतने बुरे हालात हमारी एजुकेशन के कैसे हो गया और इस सब को हम फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। हैरानकुन बात यह नहीं है कि ये इस तरह के हालात, इस तरह के एजुकेशन क्राइसिस हमें हमारे मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत की वजह से देखने पड़ रहे हैं, बल्कि हकीकत जो है वो मुख्तलिफ है और कड़वी भी है। सच ये है कि रिसोर्सेज की कमी तो सिर्फ एक बहाना है, जबकि ये पूरा सिस्टम डिजाइन ही फेल होने के लिए किया गया है। ओ सब दीमा आ गई है, ओ सब दीमा आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। आखिर आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान किसको पसंद है? समझ रहे हैं मेरी बात? इस कहानी में हम सब मुलव्विस हैं। एजुकेशन माफिया तो चाहता ही ये है कि हम सब के सब ना चाहते हुए भी अनएजुकेटेड रहें, डिसइंफॉर्म्ड रहें, और इसी वजह से हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो आज भी आउटडेटेड करियर्स को अपने सरों का ताज बनाए हुए हैं और इनोवेशन के तो बिल्कुल खिलाफ है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। जो किताब में लिखा होता है वही मैं बोर्ड पे लिखूंगा, वही आपने कॉपी पे लिखना है और एग्जाम में भी वही लिखना है। ये हमारे यहाँ यही तरीका है पढ़ाई का। और इस बात का नतीजा वो ये है कि आज हम एक ऐसे मोड पर हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया में वन ऑफ द फर्स्ट है। ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान 16वें नंबर पर है, मगर नीचे से, यानी ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान 117th नंबर पर है 133 ममालिक में से। ये रिपोर्ट हमें ये बात भी बताती है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा वीक है और पाकिस्तान को शदीद जरूरत है कि वो अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए और स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स को लेकर आए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हमें एक पोजीशन भी दी गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान 6ठी पोजीशन पर आता है उन 19 ममालिक में से जिनमें हद दर्जे की ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है, और इस लिस्ट में हमारे साथ शामिल हैं युगांडा, इथियोपिया और माली जैसे मुल्क। जिस ह्यूमन डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा कि इसका इन्हसार चंद चीजों के ऊपर होता है, जैसे कि एजुकेशन, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी एवरेज उम्र कितनी होगी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर। और हम बखूबी जानते हैं कि इन तीनों चीजों का हाल पाकिस्तान में क्या है। इतने बुरे हालात के बावजूद हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स भी शायद ये बात समझते हैं कि चलो एजुकेशन का एज अ होल तो एक मामला खराब है ही है, पर हायर एजुकेशन जो है पाकिस्तान में वो कदरे बेहतर भी है और अच्छी है। तो आपका ये वहम भी आज मैं दूर कर देता हूँ। आइए देखते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ये आर्टिकल। इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान हैज वर्ल्ड्स वीकेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, और ये रिपोर्ट पब्लिश की है QS रैंकिंग्स में। QS रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का जो रैंक है वो 50th है आउट ऑफ 50 कंट्रीज, यानी बिल्कुल आखिर पर है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे लम्स, नस्ट और इस तरह की यूनिवर्सिटीज का क्या? ये तो एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज हैं, राइट? टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो 401 से लेकर 500 के दरमियान आता है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान की 47 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया एंड बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 500 से लेके 1000 यानी 1000 की रैंकिंग के अंदर ही फॉल करती हैं। एंड इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लम्स इस लिस्ट में सबसे लास्ट पर है। और इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप कि हमने आज तक एक भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आज़ादी के 77 साल बाद भी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात की थी कि मैं आपको इस क्राइसिस की वजह और इसका हल जरूर बताऊंगा इस वीडियो में, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ये जो भी बात कर रहे हैं अगर ये एक लिमिटेड ऑडियंस तक रहेगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा।
और अगर हम इसको एक लार्ज ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, एक लार्ज ऑडियंस तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका हर सब्सक्राइब, आपका हर लाइक मैटर करता है, आपका हर कमेंट मैटर करता है। और अगर आप इससे भी बढ़कर सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में शामिल है। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बातों में फंसा सकता हूँ, इवन आप भी अपनी बातों में बहुत सारे लोगों को फंसा सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, उनका मौकिफ बदल सकते हैं। मगर जो लोग डाटा पर यकीन रखते हैं, जो लोग फैक्ट्स सुनना पसंद करते हैं, जो लोग वाकई में अक्लमंद होते हैं, वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि डाटा और नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, बस उनको पढ़ना और समझना आना चाहिए। और इसी तरीके से पाकिस्तान की ये जो आज की हालत है, ये जो क्राइसिस है जिनमें से हम गुजर रहे हैं, इसको भी बखूबी समझा जा सकता है अगर हम सिर्फ बेसिक नंबर्स पर गौर करें। तो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। रीसेंट बजट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2.4% ऑफ इट्स जीडीपी एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एजुकेशन में जो ग्लोबल एवरेज है वो अराउंड 4.5% है। यानी हम लोगों की एजुकेशन पर जो स्पेंडिंग है वो एवरेज के भी 50% कम है। और अब कुछ बेवकूफ लोग इस बात को भी डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, बट मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ। अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हमसे ही अलग हुआ, इतने क्राइसिस में से गुजरा, अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क भी अपनी जीडीपी में से अराउंड 11.88% टू बी प्रिसाइज एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं रहता। कहाँ ऐसा मुल्क जो तकरीबन 12% सालाना इन्वेस्ट करता है अपनी जीडीपी का एजुकेशन में, और कहाँ हमारा मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ 2.4% कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटीज की बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं होती, इन चीजों का रिजल्ट भी आपको दिखता है। जैसे कि आप बांग्लादेश का अगर लिटरेसी रेट देखेंगे आज की डेट में, तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 74.23% है, जबकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज भी 62% है। और इस लिटरेसी रेट का भी एक बहुत ज्यादा लार्ज पोर्शन जो है वो पंजाब में से आता है। रूरल सिंध में, यानी सिंध के देहाती इलाकों में, ये नंबर 18% से भी नीचे गिर जाता है। हमें जहां पर चाहिए कि हम वियतनाम जैसे मुल्कों से इंस्पिरेशन लें, जिन्होंने वियतनाम जैसी वॉर, जो इतनी डेडलीस्ट वॉर थी 1975 के बाद, फिर भी उन्होंने अपने आप की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। और आज आप उसका रिजल्ट भी देखते हैं कि वियतनाम का लिटरेसी रेट आज की डेट में 95% है। हाउ इम्प्रेसिव। एंड पाकिस्तान, ये टेबल देखिए जरा, ये टेबल है 2024 बजट का। इसमें से माशाल्लाह 50% बजट जो है हमारा, वो तो सिर्फ और सिर्फ कर्जों की अदायगी में वक्फ हो जाता है। बाकी बचा 50%, इसमें से 11.2% डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के लिए छोड़ा गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान को इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बजट का सिर्फ 50% हिस्सा ही हम यूज कर सकते हैं, तो जो डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज में बजट लग रहा है वो इसके तकरीबन 22% के इक्वल है। यानी 22% जो बजट हम यूज कर सकते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट में से, उसका 22% जो है वो हम डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के लिए रख रहे हैं, जिसकी कुल रकम जो है वो 2.122 ट्रिलियन रुपीस बनती है। इसमें जीरोस कितने लगते हैं ये आप खुद जाके गूगल कर लें। और ये 11 से 12% का इंक्रीज है लास्ट ईयर की निस्बत। अब ये सवाल किसी और वीडियो के लिए रखेंगे कि जो 50% हिस्सा, जो 50% का इतना बड़ा चंक हमने अपने बजट का सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए वक्फ करना होता है, अगर वो हर साल हम बहुत ईमानदारी के साथ वापस दे रहे हैं, तो हर साल जो हर आइंदा साल आता है उसमें हमारा ये जो कर्ज है वो बढ़ कैसे जाता है। पर अगर हम इस वीडियो के टॉपिक के मुताबिक देखेंगे तो इस सारे बजट में से सिर्फ 2.4% हम एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एवरेज के भी 50% लेस है। चलो मान लिया कि आपका बजट कम है, मान लिया कि हमने इस 2.4% से ही किसी ना किसी तरीके से अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है, तो आई वांट एन आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इस 2.4 की जो तकसीम है तमाम प्रोविंसेस में, उसको मॉनिटर करना किसका काम है। डॉन की इस रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2024 में पंजाब को इस 2.4% का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है। इसके अलावा सिंध को मिलते हैं 508 अरब, केपी को 393 अरब, बलोचिस्तान को 162 अरब, आजाद कश्मीर को 68 अरब और गिलगित बल्तिस्तान को 33 अरब मिलते हैं। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को अलग से 215 अरब दिए गए। चलो मान लेते हैं कि ये तमाम तकसीम बहुत ही सोच समझकर किसी अक्लमंद इंसान या टीम ने की है। इसी के अकॉर्डिंग पंजाब में एक नजर दौड़ाते हैं। 2022-23 की विंडो के अंदर पंजाब में 99% ऑफ स्कूल्स हैव ड्रिंकिंग वाटर, 99% of schools have functional toilets and 96% of schools have electricity. Very impressive numbers, right?
पर इसी प्रोविंस के इन स्टैट्स को हम कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान के साथ। आइए देखते हैं बलूचिस्तान एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी 2022-23 की विंडो में ही पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में तकरीबन 15,000 के करीब स्कूल्स हैं, जिसमें से एक्टिव स्कूल सिर्फ 11,000 हैं। अराउंड 4,000 के करीब जो स्कूल्स हैं वो नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं। आप ये समझें कि बलूचिस्तान के टोटल नंबर ऑफ स्कूल जो हैं उसका 22% जो है वो पोर्शन एक्टिव ही नहीं है, फंक्शनल ही नहीं है बच्चों के लिए। एंड यही नंबर अगर आप पंजाब में देखेंगे तो ये सिर्फ 2.4% के अराउंड है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सिर्फ 28% स्कूल में साफ पीने का पानी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 28%। मोर देन 50% स्कूल्स में तो फंक्शनल टॉयलेट्स तक मौजूद नहीं है। 52% स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स तक नहीं है और 80% स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। एंड इससे भी बढ़कर बात यह कि 94% स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर लैब तक नहीं है। वजह यह नहीं है कि बलूचिस्तान के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, वजह यह है कि आप बलूचिस्तान के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। इसके अलावा अगर आप सिंध के रूरल एरियाज को देखेंगे तो वहां पर हालात इससे भी बुरे हैं। आपके अपने मुल्क में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में फर्क देख रहे हैं आप लोग। शर्म क्यों नहीं आती हम लोगों को? उनके हक के लिए कौन बोलेगा आखिर? क्या कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए प्रायोरिटाइज कर दे उन इलाकों को, उन प्रोविंसेस को जहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है? बजट का ज़्यादातर हिस्सा उन इलाकों में इन्वेस्ट हो जहां पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मुल्क में हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके पढ़ने के लिए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि अभी तक बेसिक फैसिलिटीज नहीं है एजुकेशन की। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल्स, हम अभी इन सब चक्करों में फंसे हुए हैं और हम ये बात करते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अजीब किस्म की कौम है वैसे हमारी। मैं आपको आज एक बहुत ही सच्ची और सीधी सी बात बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। हम जब अपने लीडर्स को सवाल करते हैं ना इन सब चीज़ों का, तो वो आगे से कहते हैं कि दरअसल पंजाब जो है वो हब है, पंजाब इस मुल्क को कमा कर भी देता है, सिंध इस मुल्क को कमा कर भी देता है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो ना तो कमा के देता है बल्कि उसको उल्टा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो मेरा उन सब लीडर से सवाल ये है कि बलूचिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को, केपी को, सिंध के रूरल एरियाज को कमाने वाला किसने बनाना है? अगर पंजाब को कमाने वाला बनाने में आप क्रेडिट लेते हैं तो बाकी मुल्क में जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनको इस्टेब्लिश करने में, उनको डेवलप करने में किसने काम करना है? वो भी तो आप सब लोगों का ही काम है ना। तो क्यों नहीं करते आप लोग अपना काम सही तरीके से? हमारे मुल्क में सच्ची बात यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर अफसर, हर पॉलिटिशियन सिर्फ खाने में लगा। इनका ना तो कोई इंटरेस्ट है एजुकेशन में और ना ही इनकी कोई प्रायोरिटी है एजुकेशन। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों को दरअसल आदत हो गई है कि हमारा ये जो क्राइसिस चल रहा है, बहुत अरसे से जो चल रहा है, तो हम इस क्राइसिस को लेकर बाहर जाते हैं, मजलूम बनते हैं और हमें इतनी भारी भारी एड जाती है बाहर से। इनको बस आदत हो गई है कि ये लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे जाके रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में स्कूल्स नहीं है, एड मिल जाती है, पाकिस्तान में हॉस्पिटल नहीं है, एड मिल जाती है। इनको सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने की आदत पड़ गई और यही आदत ही अपनी अगली नस्ल में भी ट्रांसफर कर रही है। जहाँ फिनलैंड जैसी कंट्रीज अगर आप देखें तो आप यकीन जाने उनकी सारी की सारी एजुकेशन ही फ्री। यार बांग्लादेश हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन के अंदर, उनका लिटरेसी रेट हमसे बेहतर है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर, वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। शर्म का मकाम है हमारे लिए। ये वो बंगाली हैं जिन पर हमने उर्दू इम्पोज करने की कोशिश की थी, ये वो बंगाली हैं जिनके साथ हमने जंग की थी और हार गए थे। और हम कहते हैं पाकिस्तान को सवाल नहीं है या पाकिस्तान ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है, हमने इस मुल्क के पीछे छोड़ा गया है। आप पंजाब में आजकल नोटिस कर रहे होंगे हर आए दिन को नया प्रोजेक्ट आ रहा था। उन्होंने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? मैं आपको आज एक बात लिख के बता देता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अल्लाह करे ये पूरे हो जाएं, बट इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है और ख़ास तौर पर इस पर, इन सारे प्रोजेक्ट्स पर जो खर्चा होना है, आपका टैक्स का पैसा है, जो हमारा पैसा है, जो हमारी हुकूमत का पैसा है, जो टैक्सेस से इकट्ठा होता है, जो गरीब से इकट्ठा होता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। कोई लीडर, कोई प्राइम मिनिस्टर आपको बैठ के इस बात का जवाब नहीं देगा कि किस प्रोजेक्ट पे जो लागत आई थी वो जस्टिफाइबल भी है या नहीं, उस प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत भी थी या नहीं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। और ना ही हमारी कौम में इतना कोई ज़मीर है कि कोई पूछ सके कि जिन प्रोजेक्ट्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिससे कई दर्जे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हो रही, उनको किसने कंप्लीट करना है? प्रायोरिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिसेंटली एक लैपटॉप्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके मुताबिक उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रोविंस के अंदर अबव 65% वाले तमाम बच्चों को लैपटॉप्स मिलेंगे।
अब कोई अल्लाह का बंदा आके ज़रा मुझे एक बात समझा दे किसी तरीके से कि आपने अनाउंस ये किया है कि 1 लाख लैपटॉप्स आने हैं, शिपमेंट 1 लाख लैपटॉप्स की है और देने का वादा आपने 65% अबव बच्चों को कर दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे पंजाब में अबव 65% सिर्फ 1 लाख बच्चा हो। तो अगर 65% वाली बात ठीक है तो कम से कम आपको कोई 10 लाख लैपटॉप देने पड़ जाएंगे, और अगर आप 1 लाख लैपटॉप मंगवा रहे हैं तो फिर ये 65% वाली बात फजूल है। कोई मुझे ये बात समझाए कि आपके ही मुल्क में एक सूबा ऐसा है कि जहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स में 95% से ज़्यादा स्कूल्स में कंप्यूटर लैब तक मौजूद नहीं। उसी ही मुल्क में एक सूबा ऐसा है कि वो लाखों लैपटॉप्स फ्री में तकसीम कर रहा है, जिसको सच बताऊं बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है आज की डेट में। ऐसा क्यों है आखिर, और ये कौन मशवरे देता है इनको ऐसे? और इसकी रीज़न, ये जो हो रहा है इसकी रीज़न भी है बहुत बड़ी। वो ये है कि जो दिखता है वही दिखता है, सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, हर दिन हर आए दिन एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बट अगेन वही बात, नो अकाउंटेबिलिटी। हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हैं। अब ये सारी बातें एक तरफ, अब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ भी एक बहुत बड़ा मसला पेश आता है। उनको शुरू से ही समझाए जाते हैं कुछ सेफ करियर्स, और ये मिथ जो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी अदा करता है, जिसकी वजह से अवाम को सिर्फ और सिर्फ गिने चुने 3 से 4 करियर ऑप्शंस का ही नॉलेज रह गया। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब या फिर रह सके बिजनेस, दैट्स इट। इस मेंटालिटी ने एक ऐसा करियर मोनोकल्चर क्रिएट कर दिया है कि जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिव करियर्स जो हैं, जो कि हाई पेइंग भी हैं, जिनमें कंपटीशन भी कम है, उन सब करियर्स को इस सोसाइटी में फेलियर समझा जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं एवरी ईयर, जिनमें से 60% इंजीनियर्स, 60% अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उनके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, इतने लाखों की डिग्रीज लेने के बाद भी। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपका भी इस क्राइसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने बचपन से ही बच्चों को प्रेशराइज करके रखा होता है कि इन्हीं 4 करियर्स में से अगर वो चूज करेंगे तभी वो कामयाब कंसिडर होंगे। मेरा बेटा तो बस इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा तो बस डॉक्टर ही बनेगा। बेटा तुम अभी से तैयारी पकड़ो, तुमने तो CSSE अटेम्प्ट करना है, चाहे तुम्हें जितनी मर्जी देर लग जाए। इसके बरक्स अगर देखा जाए ऐसी कंट्रीज को, ऐसी नेशंस को जिन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बदौलत अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, खुद भी तरक्की की, वहाँ पर स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करें। उनके माँ बाप उनको इनकरेज करते हैं कि उनको जो पसंद है वो चीज़ करें, चाहे वो बी कीपर बने, पेलियंटोलॉजिस्ट बने, ग्राफिक डिजाइनर बने, ऑटोमोटिव इंजीनियर बने, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बने, मैथमेटिशियन बने, स्टैंड अप कॉमेडियन बने, चाहे वो जो मर्जी बने, पर उनको उनके काम से प्यार होना चाहिए। तभी वो उस फील्ड में बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे और अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर पाएंगे। मगर ना, यहाँ पर तो माँ बाप की ईगो पर बात आ जाती है कि बेटा और बेटी तो नाफरमान औलाद हैं अगर वो करियर चूज नहीं करेंगे जो उन्होंने एडवाइस दी है। कहते हैं जो हमारे दौर में था वही ठीक है, कुछ नहीं बदला अब भी। इसी तरह गैर जरूरी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी बच्चों के साथ होती हैं वो भी उनकी मेंटल हेल्थ को खराब करने में पूरा का पूरा रोल अदा करती है। और इस चीज़ की बात मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके जरूर देखिएगा। खैर, हम क्राइसिस की बात करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, मैं बोलता ही रहूँगा इस टॉपिक पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें सोल्यूशन चाहिए। पर व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, अक्सर लोग मुझे नीचे कमेंट भी करते हैं और मुझसे अक्सर कहते भी हैं कि आप जैसे लोग जो है ना वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन के बारे में बात कम करते हैं। तो उसकी रीज़न ये है मेरे भाई कि मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको तस्लीम कर लेते हैं कि ये वाकई में प्रॉब्लम है, तो उसका आधा सोल्यूशन तो यहीं पर निकल आता है। यानी प्रॉब्लम का आधा सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम में ही छुपा होता है और उसको मान लेने में छुपा होता है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपनी गलतियों को मानते ही नहीं, हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, इसलिए उसका हल भी कोई नहीं निकलता। फिर वही बात है कि हम अगर हमारी लीडर्स की कोई गलती हो तो हम अपने लीडर्स पर ऐसे ही मान लेकर आए बैठे होते हैं कि हम उनकी गलती को भी नहीं मानते। क्योंकि हम एक लीडर को सपोर्ट करते हैं और हमने किसी के सामने बैठ के 4 लोगों में बैठ के उसको सपोर्ट कर दिया एक दफ़ा, तो हमने सारी ज़िंदगी उसको डिफेंड किया। फिर ये ना हो जाए कि वो लीडर ने अगर कोई गलती कर दी और अब हम उसको मान लेंगे तो एट द एंड तो हम गलत थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों को लगेगा कि हम गलत थे। अपनी गलती नहीं माननी होती हमने, और बिला वजह की सपोर्ट जो है हम सारी जिंदगी करते चले जाते हैं, किसी को अकाउंटेबल ठहराते ही नहीं। हमने अपने लीडर्स की आदतें खुद खराब की थी। और इससे भी बुरी चीज़ तो मुझे ये लगती है हमारी कि हम लोग अगर कोई एक पॉलिटिशियन या कोई ऑफिसर जो उसका काम है वही सही तरीके से कर लेता ना पाकिस्तान में, उसकी हम ऐसे वाह वाह करना शुरू कर देते हैं जैसे उस बंदे ने कोई एहसान कर दिया हमारे साथ। भाई अगर किसी का काम रोड बनाना है, किसी का काम डेवलपमेंट करना है, तो वो वही करेगा ना, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है।
उसको उसके पर्क्स मिलते हैं। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। पर हमारा क्या मेंटेलिटी, हमारी मेंटेलिटी ये है कि हमने चूंकि इतने अरसे से कुछ डेवलपमेंट होती हुई देखी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट क्या होती है, हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट का काम होता है एक्चुअल में रोड बनाना, इसकी वो पैसे लेती है, इसकी वो टैक्स डिडक्ट करती है आपकी सैलरीज में से। अगर एक रोड बन जाता है, एक पुल हमें अच्छा बना हुआ नजर आ जाता है, कोई नई पॉलिसी आ जाती है हमारे हक में, तो हमारी अवाम पागल हो जाती है, वो उसको एहसान समझने लग जाती है। मेरे भाई, आप रोज पैसे देते हैं इन सब चीज़ों के लिए, आप इस मुल्क के लिए काम करते हैं रोजाना, आप इस मुल्क के शहरी हैं, तो आपका हक बनता है इन सब चीज़ों के ऊपर, ये कोई एहसान नहीं है आपके सर के ऊपर। चलिए अगर एजुकेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के हम जिक्र करते हैं जो आई गेस गवर्नमेंट को लेने चाहिए टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें अच्छे तरीके से एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करना होगा, यानी किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एक कम्युनिटी, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास ये पूरी पावर ना हो, वो अपनी मर्जी से बस तालीम का बेड़ा गर्क करता है। हमें ये सारी पावर डिसेंट्रलाइज करके लोकल कम्युनिटीज में तकसीम करनी है, और ऐसा बांग्लादेश ने किया भी है। इवन हमारी 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, उसमें आर्टिकल 25A के मुताबिक हमारे भी जो तमाम सूबे हैं उनके पास पूरा इख्तियार है अपने सूबे के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आने की, पूरी पावर है उनको करिकुलम के ऊपर। तो मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस चीज़ को बस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं, बिकॉज इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। इसके अलावा हमें नैरेटिव शिफ्ट करना होगा आवाम का, हमें उनको अवेयरनेस देनी होगी और ज़्यादा सारे करियर ऑप्शंस की। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करे और आवाम को अवेयरनेस दिलाने के लिए इस तरह की कैंपेन्स क्रिएट करे जिसमें उनको इंस्पायर किया जा सके, एक स्टूडेंट को इंस्पायर किया जा सके, उनके माँ बाप को इंस्पायर किया जा सके और एजुकेट किया जा सके कि सिर्फ 3-4 किस्म के करियर ऑप्शंस ही नहीं एग्जिस्ट करते। अब तो गिनती खत्म हो गई है, कामयाबी सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनने में नहीं है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें अपने टीचर्स को ट्रेन करना होगा, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है। जब टीचर्स का ये हाल है तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे टीचर्स और अच्छे मेंटोर्स प्रोड्यूस कर सके। एंड एट लास्ट हमें लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराना होगा, हमें मेक श्योर करना होगा कि चाहे थोड़ा सा ही जो बजट हमें मिलता है एजुकेशन में, वो पूरा का पूरा एजुकेशन पर लगे भी और सही और स्ट्रेटेजिक वे में लगे, पैसा उड़ाने वाली बात ना हो या सिर्फ दिखाने वाली बात ना हो। जिस प्रोविंस में डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है वहां पर ज्यादा बजट एलोकेट हो, और यही एक वे है कि हम अगले 20 से 30 साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वियतनाम जैसे ममालिक की तरह हमारा लिटरेसी रेट भी अब 95% हो सके। हमें गोल सेट करने पड़ेंगे हर 5 साल के लिए कि हमें हर 5 साल बाद कौन सा लिटरेसी रेट जो है वो अचीव करना है। एंड प्लीज 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 अगेन हमें तमाम प्रोविंसेस को इक्वल रखकर सबको बराबर के राइट्स देने होंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी होगी, तब ही जाकर पाकिस्तान कंबाइंड एज अ होल एक नेशन की तरह आगे बढ़ सकेगा। आप सिर्फ पंजाब को एम्पावर करके या सिर्फ सिंध को एम्पावर करके या कुछ शहरों को एम्पावर करके पूरे पाकिस्तान को एम्पावर नहीं कर सकते। इवन पंजाब में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लाहौर ही आपको नजर आएगा, इसके अलावा बस एक आध शहर और होंगे, बाकी शहरों का हाल देखें क्या हुआ पड़ा। और अगर मान भी लिया जाए कि पंजाब की जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेता है, तो भाई जो बाकी प्रोविंसेस के लीडर्स हैं, जो उनकी लीडरशिप है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, वो सोई हुई है। अगर पंजाब कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। और जो ऊपर बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो उनका काम है कि वो अकाउंटेबल करें बाकी प्रोविंसेस को भी, कि भाई अगर पंजाब ये चीज़ कर रहा है तो फिर तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हर प्रोविंस में। एजुकेशन इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम एजुकेशन को अलोन सॉल्व कर लेंगे इस मसले को, तो हमारी तकरीबन 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। कौम में एजुकेशन का ही तो मसला है। खैर, पाकिस्तान का ये जो एजुकेशन क्राइसिस है ये कोई पॉलिसी फेलियर नहीं, बल्कि एक नेशनल ट्रेजेडी है, और अभी ही वक्त है कि हम डिमांड करें वो हक जो हमें वाकई में चाहिए और जिसकी ज़रूरत है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, एजुकेशन माफिया को एक्सपोज करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करेंगे, सिर्फ लैपटॉप से नहीं बल्कि डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ देकर और इक्वल करियर अपॉर्चुनिटीज़ देकर पूरे पाकिस्तान में, तो हालात ज़रूर बदलेंगे। पर सवाल फिर आखिर वही है कि क्या हम सब लोग तैयार हैं इस सब के लिए, या फिर हम हमेशा की तरह ये अजाब भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। मेरा नाम है वजी काज़मी और मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।